2022 में एक मूवी आई थी जिसका नाम था द वेल। इसके लीड एक्टर हैं ब्रेंडन फ्रेजर और इसी मूवी के लिए उनको ऑस्कर मिला था, अकेडमी अवार्ड फॉर द बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल। तो जब वो अपना अवार्ड लेने गए स्टेज पे तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज थे, वो ओवरवेल्ड थे। तो पहली लाइन जो उनके मुंह से निकली, उन्होंने कहा सो दिस इज वॉट मल्टीवर्स लुक्स लाइक। उस टाइम तो लोगों को लाइन की गहराई समझ आई नहीं, बट उनका मतलब ये था कि वो अपने आप को कभी ऑस्कर जीतते हुए पिक्चर नहीं करते थे और उनकी भी काफ़ी स्ट्रगल रही थी। ये वीडियो ब्रेंडन फ्रेजर के बारे में नहीं होने वाला है, बट ये था कि अगर मैं ऑस्कर जीतूंगा ना कभी, तो इस यूनिवर्स में तो नहीं होने वाला, वो किसी दूसरे यूनिवर्स में होगा। मे बी मल्टीवर्स में मैं कहीं जीत रहा हूँ, बट नॉट हैपनिंग इन दिस यूनिवर्स। बट कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो हम सोचते हैं कि पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मी अगर मैं बोलूँ आपको कि मैं 4 साल पहले सोचता कि मैं ये कर रहा हूँ फुल टाइम जॉब अपना कंटेंट क्रिएशन, तो मैं आपको कहता नहीं ये मल्टीवर्स में कि कहीं और पॉसिबल होगा, यहाँ तो पॉसिबल है नहीं। लेकिन ऐसी चीज़ें हो जाती है दोस्तों अक्सर लाइफ में। और एक और ऐसी चीज़ हो गई है दोस्तों, ओस्मान डेम्बेले ने बैलन डोर जीत लिया है। 2025 के डिजर्विंग बैलन डोर विनर है ओस्मान डेम्बेले। कई सारी चीज़ें हैं जो मुझे अनरेवल करनी है, अनपैक करनी है कि क्या हुआ इस बैलन डोर सेरेमनी में, किस तरीके की रैंकिंग्स आई हैं आपके सामने, कौन डिज़र्विंग था कौन नहीं था, बहुत सारी बातें कर रही है। लेकिन एक चीज़ जिस पे मैं ज़ोर डालना चाहता हूँ ना शुरू में, वो ये है कि डेम्बेले की इस बैलन डोर विन ने ना ये दिखा दिया है कि कोचिंग कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अगर आपके पास एक अच्छा कोच है, अगर आपके पास एक अच्छा एनवायरनमेंट है, अच्छी टीम है, तो पोटेंशियल तो आप में है ही, तभी आप इतने हाई लेवल पे फुटबॉल खेल रहे हैं, टैलेंट आप में है। लेकिन उस टैलेंट को बैलन डोर लेवल परफॉर्मेंस पे लेके जाना ना एक कोच ही करवा सकता है आपसे, जो करके दिखा दिया उस्मान डेम्बेले ने। 2017 में भी एक खिलाड़ी छोड़ के गया था बार्सिलोना पीएसजी बैलन डोर की तलाश में कि यार शायद बार्सिलोना में तो मुझे टाइम लग जाएगा, प्लेयर मैं अच्छा हूँ, कर भी बढ़िया रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि बैलन डोर जल्दी मैं जीत पाऊँगा। मे बी पीएसजी जाके हो सकता है मैं जीत जाऊँ। वो खिलाड़ी तो ये कारनामा नहीं कर पाया था। आई एम श्योर आप जान ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन बैलन डोर ने ये कारनामा करके दिखा दिया कि बार्सिलोना छोड़ के पीएसजी गए और बैलन डोर जीत गए अपने दूसरे ही सीज़न में। अभी क्या है कि 2018 में अगर आप देखेंगे जब फ्रांस ने वर्ल्ड कप जीता, तो एम्बापे पे सबकी नज़रें हैं, ठीक है कि एम्बापे बनेगा नेक्स्ट बिग थिंग। हाँ, डेम्बेले इज़ ऑल्सो देयर, डेम्बेले थे उस टीम में जो 2018 में वर्ल्ड कप जीती थी, लेकिन एम्बापे सारे मैचेस स्टार्ट कर रहे थे, डेम्बेले बेंच से आ रहे थे, स्टार्ट मेजरली नहीं कर रहे थे और बहुत टाइम तक ऐसे स्टार्टिंग 11 का पार्ट भी नहीं बने वो फ्रांस के। ठीक है, पोटेंशियल है, टैलेंट है, लेकिन जो बड़ी चीज़ें करेगा ना और जो फ्रांस का मेन मैन होगा आने वाले टाइम में, वो एम्बापे ही होगा। ये तो सबको दिख गया, वो पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते वाली जो कहावत होती है ना, वो एम्बापे के साथ हुआ। 2023 में आते हैं, एक और बड़ा प्लेयर बन के उभर रहा है, अर्लिंग हालैंड नाम है जिसका। डॉर्टमंड में फाड़ दिया भाई, सारे गोल्स रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 2023 में मैन सिटी आते हैं, पहले ही सीज़न में प्रीमियर लीग में सबसे ज़्यादा गोल स्कोर करने का रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। उस सीज़न ट्रेबल जीत जाती है मैन सिटी, बैलन डोर होता है, मेसी जीतते हैं बैलन डोर 2023 में। सेकंड आते हैं अर्लिंग हालैंड और थर्ड होते हैं किलियन एम्बापे। तो अब क्या है कि मेसी का अब करियर, मतलब जितनी मेसी के करियर में 4 चांद लगने थे लग चुके। अब नई जनरेशन विल टेक ओवर। मेसी रोनाल्डो एरा अब ऑफिशियली खत्म हो चुका 2023 तक। अब जो है नई जनरेशन यहाँ से टेक ओवर करेगी। अब जो आपकी राइवलरी होगी ना, वो प्रॉपर होने वाली है हालैंड और एम्बापे के बीच में। एक साल हालैंड जीत रहा है, एक साल एम्बापे जीत रहा है, फिर 2 साल एम्बापे ने जीत लिया, फिर एक साल हालैंड ने जीत लिया। जो हमने मेसी रोनाल्डो के बीच में देखा है ना, कुछ उस तरीके की राइवलरी हमें देखने को मिलेगी। पिछले साल कुछ ऐसा सीज़न जाता है दोनों ही टीमों का, और अगर हम कॉन्टिनेंटल और इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स को भी मिला दें, तो आपके जो 2 दावेदार बन के उभरे वो थे विनीशियस और रॉड्री। उसमें रॉड्री को मिल गया, काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी लास्ट साल, हमने बहुत ज़्यादा उसकी डिटेल में बात करी थी। लेकिन किसी ने भी ना ये नहीं सोचा था आज से 2 साल पहले ही कि डेम्बेले ना हालैंड और एम्बापे से पहले कोई बैलन डोर जीत जाएगा। मोस्टली लोगों की नज़रों में ये था कि यार चलो डेम्बेले चला गया है पीएसजी, बट ठीक है, मतलब अच्छा कर लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कितना अच्छा कर लेगा, उनका मेन प्लेयर बन जाएगा, जीत वीत जाएंगे वो कुछ। लेकिन बैलन डोर थोड़ी जीत जाएगा यार। you've got greats like मोहम्मद साला, हैरी केन, लेवेंडोस्की, ठीक है, बहुत बड़े बड़े प्लेयर हैं ये। लेकिन बैलन डोर कौन जीत रहा है? उस्मान डेम्बेले। पुट डाउन करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ डेम्बेले को, मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूँ कि कितना ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल और कितनी जल्दी चीज़ें चेंज होती हैं फुटबॉल में। अद्भुत
अविश्वसनीय है फुटबॉल। यहाँ पे आप 2 साल छोड़िए, अगले 6 महीने में क्या होगा ये आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया आई थिंक सीजन रहा डेम्बेले का। और अगर मैं डेम्बेले की बात करूं कि उनको बैलन डोर देना जस्टिफाइड क्यों था, क्योंकि जो शेयर नंबर ऑफ ट्रॉफीज जीती डेम्बेले ने उस पर नजर डालते तो क्या क्या जीता उस्मान डेम्बेले ने। उस्मान डेम्बेले ने जीती चैंपियंस लीग, लीग 1, यूएफए सुपर कप, ट्रॉफी दे चैंपियन, कूप दे फ्रांस, लीग 1 प्लेयर ऑफ द सीजन। उसके बाद अगर हम लीग 1 की बात करें तो उसमें 21 गोल 8 असिस्ट, चैंपियंस लीग में 8 गोल्स 5 असिस्ट, सारे कॉम्पिटिशन्स मिला दूं मैं तो 33 गोल और 14 असिस्ट थे, जिसमें बड़े बड़े गोल भी शामिल थे। 2025 कैलेंडर ईयर के टॉप स्कोरर, बेस्ट गोल्स पर मिनट रेशियो 2024-25 सीजन में, मोस्ट डिसाइसिव प्लेयर इन यूरोप, 47 गोल्स असिस्ट्स इन 47 मैचेस, यूसीएल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और यूसीएल टीम ऑफ द टूर्नामेंट। तो क्लब लेवल पे सब कुछ अचीव कर लिया उस्मान डेम्बेले ने ऑलमोस्ट लास्ट सीजन। ऑलमोस्ट मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऑलमोस्ट फीफा क्लब वर्ल्ड कप फाइनल। खैर एनीवेज, इतना खतरनाक अगर सीजन किसी प्लेयर का जाता है और जहां पर उसके ऐसे नंबर्स होते हैं तो उसको आपको बैलन डोर कॉन्वर्सेशन में तो लाना ही होगा। मेरे लिए तो बिल्कुल सही डिसीजन है। अगर आप मेरी पर्सनल चॉइस पूछेंगे तो मैं तो डे 1 से ही कह रहा था कि डेम्बेले को मिलना चाहिए, क्योंकि जो टीम चैंपियंस लीग जीतती है ना उसका वेटेज अपने आप बढ़ जाता है। अब बहुत लोग बोलेंगे यार देखो विनीशियस ने चैंपियंस लीग जीती थी लास्ट सीजन, उसको तो नहीं मिला, तो यार फिर वो रॉड्री का यूरो आ जाता है वहां पे, वो वाली बात हो जाती है। तो इसमें ना लड़ाई झगड़े करने का फायदा नहीं है। बैलन डोर के लिए मैंने लास्ट ईयर कहा था कि विनीशियस को अगर मिलता वो भी सही होता, रॉड्री को मिला है वो भी सही है, लेकिन यहाँ पे इस बार ना मुझे रैंकिंग से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मुझे जितनी लास्ट ईयर से प्रॉब्लम नहीं थी ना, उससे कहीं ज़्यादा इस साल प्रॉब्लम है रैंकिंग से। डेम्बेले को मिला बैलन डोर, बिल्कुल सही है, लेकिन मेरी नज़र में जो बंदा सेकंड था ना वो था रफीनिया। रफीनिया का 5th आना ना एक डिसग्रेस है इस बैलन डोर रैंकिंग्स में। रफीनिया पे तो मैं बाद में आऊँगा, रफीनिया की तो मैं बात अलग से करना चाहता हूँ, लेकिन अगर हम बैलन डोर रैंकिंग्स की ओवरऑल बात करें तो नंबर 30 पे आते हैं माइकल ओलिसे। मतलब जो बंदा इतना बढ़िया खेला लास्ट सीजन, बुंदेसलीगा जीती उसने, उसको आप 30th पे रख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे ना एक बात होगी, ऑब्वियसली क्रिटिसिज्म बहुत मिलेगा, बहुत कुछ लोग अजीब अजीब बातें कहेंगे और हमारी आपकी ओपिनियन सेम नहीं हो सकती, बिल्कुल सही बात है ये। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि जूड बेलिंगम ने ऐसा क्या कर दिया लास्ट सीजन कि वो माइकल ओलिसे से ऊपर है, या डेक्लन राइस ने ऐसा क्या कर दिया लास्ट सीजन जो माइकल ओलिसे से ऊपर है इन टर्म्स ऑफ विनिंग द ट्रॉफीज। चलिए ठीक है, आप कह सकते हैं रियल मैड्रिड ने तो फिर भी सुपर कप जीता, रियल मैड्रिड ने इंटर कॉन्टिनेंटल कप जीता, ठीक है ये सब बातें होती है। वर्जिल वैन डाइक 28th पे है, फाबियन रूइस, जूड बेलिंगम और विनीशियस दोनों से नीचे हैं, जिन्होंने इक्वल ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था पीएसजी की विन में, जो ट्रेबल जीती है, क्वाड्रुपल जीती है इनफैक्ट, जो क्वाड्रुपल जीता है पीएसजी ने, उसमें बहुत ही क्रूशल रोल था फाबियन रूइस का। वो 24th पोजीशन पे है। हैरी केन टॉप 10 में भी नहीं है, इतने सारे गोल स्कोर करने के बाद टॉप 10 में भी नहीं है। और सबसे बड़ा जो शौक है ना, जो मुझे लगा है, वो है पेड्री का एट 11th पोजीशन। और भी सारी चीज़ें हैं, और भी मैं एक एक पोजीशन को लेकर डिस्कस कर सकता हूँ, लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा शॉकिंग लगा ना वो था पेड्री। मुझे ऐसा लगा था कि पेड्री ना मिनिमम 5th आएंगे। मैं तो उनको बैलन डोर कॉन्वर्सेशन का भी पार्ट देख रहा था, लेकिन मुझे पता है कि नैरेटिव कैसे चलता है कि अटैकर्स को ही मिलना है बैलन डोर। हमेशा जो चीज़ होती है वो गोल आपने कितने मारे, कब मारे, उस पर ही आ जाती है। जो गेम चलाता है प्लेयर उसकी ज़्यादा इज्जत है नहीं आज की तारीख में। लेकिन इन बैलन डोर रैंकिंग्स ने ना एक चीज़ साबित कर दी है कि आप जितना मर्जी मेहनत कर लें अपनी टीम के लिए, अगर बड़े मोमेंट्स आपके पास नहीं है ना, या आपने बहुत कुछ मेजर ही नहीं जीता हो, तब तक आपको कुछ नहीं मिलने वाला, भले ही आप कितना अच्छा खेल लें। लेकिन ये भी है ना, प्लेयर टू प्लेयर चेंज हो जाती है चीज़। तो दिस इज अ PR बेस्ड अवार्ड, जहां पे जो प्लेयर जितना ज़्यादा सेक्सी होगा ना, सेक्सी इन द टर्म्स ऑफ फुटबॉल दैट ही प्लेज। जैसे अगर मैं यहाँ पे रैंकिंग्स की बात करूँ फिर से, तो यमाल है, जैसे यमाल सेकंड आए हैं। आप बहुत सारे बारसा फैन से पूछेंगे, हम भी वॉच अलॉन्ग में डिस्कस कर रहे थे जब बैलन डोर का वॉच अलॉन्ग कर रहे थे, उससे पहले भी हमने बातें की है, तो मोस्ट ऑफ द बारसा फैंस जिससे मैंने इंटरेक्ट किया है वो सब ये कह रहे थे कि अगर बारसा में से किसी को मिलना चाहिए, यमाल या रफीनिया में से, तो वो रफीनिया होना चाहिए। अब रफीनिया के अगर मैं स्टैट्स की बात करूं तो रफीनिया ने पिछले सीजन इन ऑल कॉम्पिटिशन 66 गेम्स खेले। पहली बात तो 66 गेम्स खेलना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उसमें शामिल थे 38 गोल्स एंड 23 असिस्ट, यानी 61 गोल कॉन्ट्रीब्यूशंस इन 66 गेम्स। 3 ट्रॉफीज जीती डोमेस्टिक लेवल पे, ला लीगा,
कोपा डेल रे, सुपर कोपा दे स्पानिया, चैंपियंस लीग के टॉप स्कोरर, चैंपियंस लीग के टॉप असिस्ट प्रोवाइडर। उसके बाद अगर मैं बड़े बड़े गोल्स की बात करूं, जो लीग में क्लच गोल्स मारे वो तो है ही। हैट्रिक बायर्न म्यूनिख के अगेंस्ट चैंपियंस लीग में, 5 गोल मारे टोटल रियल मैड्रिड को लास्ट सीजन जब जब एल क्लासिको हुआ, 5 गोल्स बेनफिका के अगेंस्ट, वो एक क्रेजी गेम जो हुआ था आपको याद हो तो। भाई कोई ऐसा मोमेंट नहीं था जहां पे बार्सिलोना को जरूरत थी एक गोल की, कुछ एक मोमेंट ऑफ इंस्पिरेशन की, और रफीनिया ने वो प्रोवाइड नहीं किया वो लास्ट सीजन। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको रफीनिया को बैलन डोर ही दे देना ही चाहिए था। अब मैं वही लास्ट साल वाले नैरेटिव पे आ रहा हूं कि अगर आप विनीशियस को देते वो भी ठीक होता, आपने रॉड्री को दिया वो भी ठीक है। यहीं पे मैं कह रहा हूं कि रफीनिया है ना, सेकंड या मैक्सिमम थर्ड से नीचे नहीं आने चाहिए थे। आपने विटीनिया को रिकॉग्नाइज किया, बहुत अच्छा है, विटीनिया थर्ड पे आ रहा है, बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यमाल को इतना ऊपर अभी फिनिश नहीं करना चाहिए था। यमाल का क्रेजी सीजन था, आई एग्री, जबरदस्त सीजन था, लेकिन नो वे यमाल फिनिशेज अबव रफीनिया इन माय ओपिनियन। अगेन ये मेरा पर्सनल टेक है, आप इसे डिसएग्री कर सकते हैं, बिल्कुल रिस्पेक्ट है आपकी ओपिनियन के लिए, लेकिन ये जस्ट मेरा एक पर्सनल टेक है। तो ये पूरी रैंकिंग है ना, इस पे आ जाती है कि किसने कितने बड़े मोमेंट दिए और वो कितना सेक्सी एज अ फुटबॉलर, उसकी फुटबॉल देखने में कितना ज्यादा मजा आता है हमें। अब यहां पे मैं एक बात बताता हूं आपको, मैं एक चेल्सी फैन हूं, ठीक है। कोल पामर 8th फिनिश किए हैं बैलन डोर में, खुश हूं मैं कि मेरा एक टीम का बंदा 8th आया, टॉप 10 फुटबॉलर्स में गिनती आती है उसकी, ठीक है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। लेकिन मैं ऑब्जेक्टिवली कह रहा हूं कि पेड्री को पामर से ऊपर फिनिश करना चाहिए था। तो ये कुल मिला के बात जो है ना पूरे मोमेंट्स पे आ जाती है। अगेन मैं पुट डाउन नहीं कर रहा हूँ पाल्मर को, अब ऑब्वियसली मैं क्यों पुट डाउन करूंगा, भाई मेरा तो प्लेयर है, मैं तो प्यार करता हूँ उससे, बट अगर आप ऑब्जेक्टिवली मुझसे पूछेंगे, आई फील कि ये रैंकिंग्स बहुत गलत है यार। पेड्री कैन नॉट फिनिश बिलो 5th, मैक्सिमम 6th यार। साला को आपने 4th पे डाला, बहुत अच्छी बात है भाई, साला को कभी रिकग्निशन मिलती ही नहीं है जो वो डिजर्व करते हैं। बट रफीनिया का इतना नीचे होना इन माई ओपिनियन इज क्वाइट सैड यार। मतलब ठीक है, आप कह सकते हैं कि आप रिकग्नाइज कर रहे हैं जो भी प्लेयर्स हैं उनको जिस भी तरीके से, विटीनिया का थर्ड आई लाइक इट, बट मेरे ख्याल से आप यमाल और रफीनिया को स्वैप कर सकते थे, या यमाल को आप 4th डाल सकते थे, साला को 5th डाल देते, रफीनिया को टॉप 3 से बाहर नहीं होना चाहिए था। रफीनिया डिजर्व्ड अ पोडियम फिनिश इन माई ओपिनियन, क्योंकि मतलब अब ये बोल देना कि भाई बारसा जो इतना खेली गजब, उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका था, तो मेरे लिए तो प्रायोरिटी वाइज अगर आप मुझसे पूछेंगे 1 2 3, तो रफीनिया 1, पेड्री 2nd एंड यमाल 3rd। रफीनिया बिकॉज ऑफ द शेयर नंबर्स दैट ही प्रोड्यूस्ड, पेड्री बिकॉज पेड्री के बिना वो फंक्शन नहीं करेगा सिस्टम, एंड देन आई वुड से यमाल। अगेन माय पर्सनल ओपिनियन, आप इसे डिसएग्री कर सकते हैं। तो ये कुल मिला के मेरी प्रॉब्लम है इस बैलन डोर रैंकिंग से। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि डेक्लन राइस का सीज़न बेटर था माइकल ओलिसे से, या जूड बेलिंगम का सीज़न बेटर था माइकल ओलिसे से, या फिर लेवेंडोस्की का सीज़न ख़राब था कोल पामर से, ये आप कहना चाह रहे हैं? तो ये चीज़ें ना थोड़ी सी मतलब ऑब्जेक्टिवली आप देखेंगे तो आपको सही नहीं लगेंगी। बस कुल मिला के बात ये है। तो ये जो बैलन डोर रैंकिंग्स है ना, इन पे ये चाहते हैं कि लड़ाइयाँ हों, इन पे चाहते हैं कि डिबेट हो, और बैलन डोर जब दे दिया जाता है ना उसके बाद तक हफ्ते 10 दिन तक रेलिवेंट रहे। अब वो रेलिवेंट कैसे रहेगा जब आप और मैं इसके पीछे लड़ाइयाँ करेंगे। तो बस मैं हर साल जो अपना बैलन डोर वीडियो एंड करते टाइम बोलता हूँ ना कि आप ना ये लड़ाइयाँ मत कीजिए, बिकॉज एक प्लेयर की महानता को साबित करने के लिए ना बैलन डोर रैंकिंग बहुत छोटा पैमाना है। 2015 की बैलन डोर रैंकिंग आपको दिखाना चाहता हूं, जब लियो मेसी ने बैलन डोर जीता था। 2nd थे क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आप ये लिस्ट देखिए एक बार, ये लिस्ट देखिए आप। 2nd क्रिस्टियानो रोनाल्डो थे, 3rd नेमार, 4th लेवेंडोस्की, लुइस सुआरेस 5th, थॉमस मुलर 6th, मैनुअल नोयर, ईडन हजार्ड, आंद्रेस इनिएस्टा, अलेक्सिस सैंचेज। तो अगर हम इस लिस्ट से एक बार मेसी और रोनाल्डो को हटा दें तो किसी भी प्लेयर ने बैलन डोर नहीं जीता। तो क्या आप कह सकते हैं कि ये प्लेयर की महानता कम हो जाती है? नेमार हो गए, लेवेंडोस्की हो गए, सुआरेज हो गए, मुलर, हजार्ड, नोयर, इनिएस्टा, सैंचेज, क्या आप कह सकते हैं कि भाई कोई मतलब इनमें से ना मेजॉरिटी ऑफ फुटबॉलर्स अगर आप कहेंगे ना अपने प्राइम में, आज जो फुटबॉलर्स अपनी प्राइम में, आप कह सकते हैं कि पाउंड फॉर पाउंड बेटर है ये जो इस लिस्ट में फुटबॉलर्स हैं, कि उस टाइम की फुटबॉल क्या थी और आज की फुटबॉल क्या है। लेकिन क्या आप कह सकते हैं कि अगर डेम्बेले ने बैलन डोर जीत लिया और मैनुअल नोयर ने बैलन डोर नहीं जीता, या आंद्रेस इनिएस्टा ने बैलन डोर नहीं जीता, तो वो उनसे कम प्लेयर है? मेरे ख्याल से तो नहीं।
मुझे तो लगता है कि इनकी लेगेसी ज़्यादा बड़ी है। मुझे तो लगता है कि आंद्रेस इनिएस्टा की लेगेसी बहुत बड़ी है डेम्बेले से, लेकिन बैलन डोर तो नहीं जीता आंद्रेस इनिएस्टा ने। तो ये अब बात आ जाती है कुल मिला के कि आप फुटबॉल कैसे देखते हैं, आपको किस तरीके से फुटबॉल देखना पसंद है, और क्या ये अवार्ड्स एक्चुअली में आपके लिए मायने रखते हैं एज अ फुटबॉल फैन। ये सवाल का जवाब मैं आप पे छोड़ता हूँ। तो आपकी क्या राय है बैलन डोर पे? प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। वुमेंस बैलन डोर की मैं बात कर नहीं पाऊंगा दोस्तों ज़्यादा, क्योंकि मैंने वुमेंस फुटबॉल का बिल्कुल भी सीज़न फॉलो किया नहीं था, बट जितना लोग कह रहे थे मुझे समझ आ रहा था कि आर्सेनल प्लेयर्स को मिलना चाहिए था, किसी को रूसो को मिलना चाहिए था, ऐसा लोग कह रहे थे। बट बोन माती को थर्ड बैलन डोर इन अ रो मिल गया, तो काफ़ी बड़ी चीज़ है। बट अगेन जैसा मैंने कहा, मैंने सीज़न फॉलो नहीं किया, तो मैं इस पर कोई अपनी टिप्पणी ही नहीं दे पाऊंगा। लेकिन बाकी आई थिंक अवार्ड सारे सही थे, जो भी मैनेजर को मिले, टीम को मिले, गोलकीपर वगैरह जो भी थे वो सब सही थे। बट ये मेंस की बैलन डोर रैंकिंग ना बहुत ही हेवायर है। आपकी इस पे क्या राय है? प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं आज रात को चेल्सी वर्सेस लिंकन सिटी दोस्तों। फाइनली ऐसा लग रहा है चेल्सी शायद कोई मैच जीत जाए। मिलते हैं उसके वॉच अलॉन्ग के साथ। ध्यान रखिए जब तक अपना, टेक केयर एंड पीस।